वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पर्सनल प्रोनाउन की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और कल जो वीडियो था वो समाप्त हुआ था थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के सारे पर्सनल प्रोनाउंस की बात हुई थी। ही, सी और इट की बात हुई थी और कैसे कैसे उनका प्रयोग किया जाता है, किस तरह के नाउन को वो रिप्लेस करने के लिए प्रयुक्त होते हैं, इन चीज़ों की चर्चा कल हुई थी। आज चर्चा की शुरुआत होगी थर्ड पर्सन प्लूरल फॉर्म में जो पर्सनल प्रोनाउन आता है वो है दे। दे की चर्चा होनी है कि इसका प्रयोग हम कब करते हैं। तो आप जान रहे हैं कि थर्ड पर्सन जो होता है वो द पर्सन टॉक्ड अबाउट होता है, जिसके बारे में हम कुछ बात कर रहे हों वो स्पीकर नहीं होगा। स्पीकर होगा तो फर्स्ट पर्सन होगा, बोलने वाला फर्स्ट पर्सन, सुनने वाला सेकंड पर्सन और जिसके बारे में चर्चा की जाए वो थर्ड पर्सन होता है। दिस हैज़ क्लियरली बीन डिस्कस्ड विथ यू। नाउ दे जो है ये थर्ड पर्सन का प्लूरल फॉर्म होता है। जो केस चार्ट आप लोगों को कल बताया गया था और कहा गया था कि उस केस चार्ट को अपने दिमाग में बैठा लीजिए, उसमें दे जो है वो नॉमिनेटिव फॉर्म वाला थर्ड पर्सन का प्लूरल फॉर्म, प्लूरल और नॉमिनेटिव फॉर्म है। तो दिस प्रोनाउन is used to replace a plural noun। सबसे महत्वपूर्ण शर्त क्या है कि दे का प्रयोग हम तभी करेंगे जब हमको किसी प्लूरल नाउन को रिप्लेस करना होगा। प्लूरल नाउन ये लिविंग बीइंग भी हो सकता है, ये नॉन लिविंग भी हो सकता है, ये मैस्कुलिन भी हो सकता है और एंड फेमिनिन भी हो सकता है। इन सारे शब्दों को ध्यान से देखिए क्या क्या होगा। तो दे का प्रयोग करेंगे हम। पहली बात तो पहली शर्त तो होनी चाहिए कि नाउन जिसको हम रिप्लेस करने जा रहे हैं वो नाउन प्लूरल नाउन होना चाहिए। वो प्लूरल नाउन लिविंग बीइंग को भी रिप्रेजेंट कर सकता है, वो प्लूरल नाउन नॉन लिविंग बीइंग को भी रिप्रेजेंट कर सकता है, वो मैस्कुलिन जेंडर को भी रिप्रेजेंट कर सकता है और फेमिनिन जेंडर को भी रिप्रेजेंट कर सकता है। मतलब कि दे के प्रयोग के लिए प्लूरल होना सबसे प्रमुख उसके फैक्टर है, सबसे प्रमुख शर्त कंडीशन है कि नाउन प्लूरल हो। वो लिविंग बीइंग भी होगा, नॉन लिविंग भी हो सकता है, वो मैस्कुलिन जेंडर का भी हो सकता है और फेमिनिन जेंडर का भी हो सकता है। जैसे हम कहें देयर आर 5 बॉयज, दे आर प्लेइंग। अब ये हमने दे का प्रयोग किया, बॉयज प्लूरल है, इसको रिप्लेस करने के लिए दे का प्रयोग हमने किया है। देयरफॉर ये प्रोनाउन है और चूंकि ये पर्सन को रिप्लेस कर रहा है इसलिए ये पर्सनल प्रोनाउन है। और ये जो जिस नाउन को ये रिप्लेस कर रहा है वो नाउन प्लूरल नाउन है, मैस्कुलिन जेंडर का है। अगर इसको फेमिनिन हम कर दें, जैसे हम कहें देयर आर 5
गर्ल्स दे आर प्लेइंग। यहां पर हमने दे का प्रयोग किया है किसको रिप्लेस करने के लिए? ये गर्ल्स, जो सबसे आवश्यक शर्त है कि प्लूरल नाउन हो, तो ये प्लूरल नाउन है। फेमिनिन जेंडर का है, फेमिनिन जेंडर को भी रिप्लेस करने के लिए दे का प्रयोग किया जा सकता है। हम नॉन लिविंग बीइंग की बात करें, उसके लिए भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। आई हैव 5 पेन्स, दे आर न्यू। अब ये सेंटेंस देखिए, क्या है भाई? ये पेन है, नॉन लिविंग बीइंग है, लेकिन प्लूरल है। इसको हम रिप्लेस करने के लिए ये दे का प्रयोग पेन्स के लिए हुआ है, मतलब ये प्रोनाउन हो गया क्योंकि इस नाउन को रिप्लेस कर रहा है ये। और ये प्लूरल है, नॉन लिविंग बीइंग है। प्लूरल होना ज़्यादा महत्वपूर्ण है दे के प्रयोग के लिए। बिना प्लूरल नाउन के हुए हम दे का प्रयोग नहीं कर सकते हैं प्रोनाउन के रूप में। बट वो मैस्कुलिन जेंडर का भी हो सकता है, फेमिनिन जेंडर का भी हो सकता है, या नॉन लिविंग बीइंग भी हो सकता है। तो ये है आपका दे का प्रयोग। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि पर्सनल प्रोनाउन का कौन कौन सा फॉर्म है और उनका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। नाउ ये जो अगला पॉइंट मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, यू हैव टू बी वेरी अटेंटिव। काफ़ी आपको ध्यान देना है और ये बहुत महत्वपूर्ण है फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर कम्पिटिटिव एग्जाम। और इसमें बार बार पूछा जाता है, हर 1-2 परीक्षा के बाद इस पर सवाल जरूर रहता है। तो इसको देखिए आप, ये सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स फॉर द यूज ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस। ये बहुत महत्वपूर्ण है, काफ़ी ध्यान से इसको देखिए। सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको हमेशा आपका सामना होगा, आप जब भी परीक्षा देंगे, खासतौर पर प्रतियोगी परीक्षा में जब आप अपियर होंगे, तो आपको इन सवालों से आपका सामना होगा। वो पहला क्या है भाई? फर्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, when more than one personal pronoun is used in a sentence। क्या कहा गया? वन पर्सनल प्रोनाउन, मतलब एक से ज़्यादा पर्सनल प्रोनाउन एक ही वाक्य में आ रहा हो, तो क्या होगा भाई? उस स्थिति में दे मस्ट बी प्लेस्ड इन द सीक्वेंस 231। इसको आप याद रखिए, रूल 231 या धारा 231 कह के दिमाग में बैठा लीजिए। क्या कि अगर किसी वाक्य में एक से ज़्यादा पर्सनल प्रोनाउन आ रहा हो, मतलब
फर्स्ट पर्सन का भी आया हो, सेकेंड पर्सन का भी आया हो, थर्ड पर्सन का भी आया हो, या सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन का आया हो, या फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन का आया हो, मतलब एक से ज़्यादा उसकी संख्या हो, तो दे मस्ट बी प्लेस्ड, उनको रखा जाएगा किस, एक सीक्वेंस का मतलब होता है क्रम, एक क्रम में उसको रखना है, और वो क्रम होगा 231। ये 231 मतलब क्या हुआ, मतलब सबसे पहले हम सेकेंड पर्सन वाले को रखेंगे, देयर आफ्टर हम थर्ड पर्सन वाले को रखेंगे, और उसके बाद हम फर्स्ट पर्सन वाले को रखेंगे। अगर ये सीक्वेंस गड़बड़ हुआ तो आपका सेंटेंस गलत होगा, और इसी पर सवाल पूछा जाता है, इसके सीक्वेंस को उलट दिया जाता है और वो इनकरेक्ट सेंटेंस होता है। इसलिए इस पर ध्यान रखना है। ये है 231 रूल 231, या इसको आप कहिए सेक्शन 231 या आर्टिकल 231 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंग्लिश ग्रामर। अंग्रेजी ग्रामर का जो संविधान है उसका ये आर्टिकल 231, उसका ये, इसमें क्या इसका अर्थ हुआ कि अगर मोर देन वन पर्सनल प्रोनाउन किसी सेंटेंस में आएगा तो हम सबसे पहले सेकेंड पर्सन वाले को बैठाएंगे, फिर थर्ड पर्सन वाले को बैठाएंगे, और तब लास्ट में फर्स्ट पर्सन वाले को हम बैठाएंगे। जैसे आई, यू एंड ही आर फ्रेंड्स, ये सेंटेंस दिया हुआ है। बहुत छोटा सा सेंटेंस है ये, लेकिन ये छोटा सा सेंटेंस भी हम लोग गलत लिखे हुए हैं। क्या गलती है भाई, ये सेंटेंस गलत हो गया है क्योंकि इसमें मोर देन वन पर्सनल प्रोनाउन आया हुआ है। ये कौन सा पर्सन है, आपको चार्ट में देखिए तो ये फर्स्ट पर्सन। ये कौन सा पर्सन है, ये सेकेंड पर्सन है, और ये कौन सा पर्सन है, ये थर्ड है। मतलब क्या हुआ भाई, अगर हम रूल की बात करेंगे तो ये कितना हो गया, 123। 123 अलाउड नहीं है, ये गलत हो गया। सही क्या होगा, 231 करना होगा। 231 करने के लिए क्या करेंगे, हम लिखेंगे यू, ही एंड आई आर फ्रेंड्स। ये अगर हम लिखेंगे तो ये सही होगा। अब एक सेंटेंस देखिए, जैसे हम कहें कि he and you are friends। इसमें भी मोर देन वन पर्सनल प्रोनाउन आया हुआ है। इसमें मोर देन वन है, 2 है, उसमें 3 था, इसमें 2 है। तो अब हम जरा टेस्ट करें कि ये सेंटेंस हमारा सही है या गलत है। तो एक बार फिर नतीजा आया कि ये सेंटेंस भी गलत है। क्यों गलत है भाई, गलत इसलिए है कि हम यहाँ 3 और 2 मतलब 32, क्या 32 इसमें है कहीं, इसमें 32 नहीं है। क्या है भाई, 2 की बात अगर होगी तो 2 और 3 है, तो पहले हमको क्या लिखना होगा, यू एंड ही आर फ्रेंड्स। तब क्या हुआ, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया, 2
और 3 = 23, 23 इसमें है, मतलब ये सही है। अब एक तीसरा वाक्य लीजिए, एक तीसरा वाक्य लीजिए, आई एंड यू आर फ्रेंड्स। क्या है भाई? अब देखें कि ये सेंटेंस हमारा सही है कि नहीं है। क्या टेस्ट में निकला? 1 और ये हो गया 2। इसमें 12 है? नहीं है, मतलब ये 12 हो गया, 12 इसमें नहीं है। देयरफॉर ये जो सीक्वेंस है ये गलत हो गया, हमारा सेंटेंस गलत है। सही क्या होगा? बिल्कुल सही ये होगा, यू एंड आई आर फ्रेंड्स। ये हमारा सही सेंटेंस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम अब देख रहे हैं 2 और यह 1, 21, इसमें 21 है। तो इस सीक्वेंस को आपको फॉलो करना है। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और बार बार पूछा जाता है कि जब मोर देन 1 पर्सनल प्रोनाउन एक साथ एक ही सेंटेंस में प्रयुक्त हो रहा हो, तो वैसी स्थिति में दे मस्ट फॉलो ए सीक्वेंस एंड द सीक्वेंस इज ऑफ 231, 231। मतलब सबसे पहले सेकेंड पर्सन वाले को लिखेंगे, फिर थर्ड पर्सन वाले को लिखेंगे, और देयर आफ्टर हम फर्स्ट पर्सन वाले को सबसे लास्ट में लिखेंगे। अब दूसरा पॉइंट मैं बताने जा रहा हूं, ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट, इस पर भी बार बार सवाल पूछा जाता है, इसलिए इस पर ध्यान दीजिए भाई। सेकेंड पॉइंट, दिस ऑल्सो इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि when more than 1 personal pronoun is used in a sentence and a possessive form, a common possessive रख दीजिए, common possessive form for them is to be used। ध्यान दीजिए, अगर समझ गए तो बहुत आसान है, नहीं समझ पाए तो काफ़ी डिफ़िकल्ट है इन सवालों को करना। मैंने कहा कि जहाँ एक से ज़्यादा पर्सनल प्रोनाउन एक सेंटेंस में आया हुआ हो और उन सभी के जितने भी पर्सनल प्रोनाउंस आए हुए हैं उनके लिए केवल एक हमको पोसेसिव फॉर्म देना है, कॉमन पोसेसिव फॉर्म। क्या हो? मोर देन 1 पर्सनल प्रोनाउन हो और उनके लिए कॉमन पोसेसिव फॉर्म देना हो। तो फर्स्ट पर्सन will have first preference, second person will have the second preference, and third person will have the last preference। देखिए ध्यान से इसको समझिए कि पर्सनल प्रोनाउन की संख्या, अभी इसके पहले वाले पॉइंट में बताया गया कि पर्सनल प्रोनाउन की संख्या एक से ज़्यादा हो एक ही सेंटेंस में,
तो उनको कुर्सी जो देना है, बैठाना है सेंटेंस में, वो बैठाना है 231 के क्रम में। अभी मैं कह रहा हूं कि एक से ज़्यादा पर्सनल प्रोनाउन आया हुआ हो एक सेंटेंस में और उन सब के लिए एक ही कॉमन पोसेसिव फॉर्म देना है, तो फर्स्ट पर्सन को पहला प्रीफरेंस देंगे, सेकेंड पर्सन को दूसरा प्रीफरेंस देंगे और थर्ड पर्सन को लास्ट प्रीफरेंस देंगे। तो इसमें प्रीफरेंस की बात जब होगी तो ये 123 हो जाएगा। सबसे पहला प्रीफरेंस फर्स्ट पर्सन, दूसरा प्रीफरेंस सेकेंड पर्सन, तीसरा प्रीफरेंस लास्ट प्रीफरेंस थर्ड पर्सन। जैसे अब इसको एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा समझ में आएगी बात, शायद ये बात थोड़ा समझने में परेशानी हो रही होगी, बट इसको एग्जाम्पल से समझा जाए। जैसे यू, ही एंड आई हैव डन his work. You, he and I have done his work. अब देखिए इसको, ये सेंटेंस यहाँ पर हीज जो है ये पॉजेसिव फॉर्म है। हमने कहा कि अगर मोर देन वन पर्सनल प्रोनाउन हो, इसमें मोर देन वन पर्सनल प्रोनाउन है, उसको 231 के सीरीज में बैठाया गया है, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। यह है 2, 3, 1। सो इट हैज़ फॉलोड द सीक्वेंस, द रिक्वायर्ड सीक्वेंस ऑफ 2, 3, 1। अब यहाँ पर हम एक कॉमन पोसेसिव फॉर्म वाले प्रोनाउन का प्रयोग कर रहे हैं, रादर ये एडजेक्टिव है इस सेंटेंस में। तो हम क्या करेंगे, यू, ही एंड आई हैव डन। अब देखिए इसमें इस सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन का पर्सनल प्रोनाउन आया हुआ है, तो इसके हिसाब से यहाँ पर डन आवर वर्क, ये फर्स्ट पर्सन का पोसेसिव फॉर्म, चूंकि ये एक से ज़्यादा संख्या है, देयरफॉर फर्स्ट पर्सन प्लुरल फॉर्म पोसेसिव केस आवर होता है केस चार्ट में देखिएगा तो हम यहाँ पर आवर का प्रयोग करेंगे। एक दूसरा एग्जाम्पल लें, you and he have completed your task। ये दिया हुआ है, इसमें 2 पर्सनल प्रोनाउन आया हुआ है। तो सबसे पहले तो हम देखें कि 231 वाला फॉर्मूला में ये ठीक है कि नहीं है। हमको दिखाई दे रहा है कि ये करेक्ट है, ये 231 में 23 आता है और ये 23 ही है, देयरफॉर दिस सीक्वेंस इज करेक्ट। अब यहाँ पर हमको इस दोनों के लिए एक कॉमन पोसेसिव फॉर्म का प्रयोग करना है। इस पर बार बार सवाल होता है, बार बार परीक्षा में ये सवाल आता है, इसको देखना है आपको। हम क्या कर रहे हैं कि एक कॉमन पोसेसिव फॉर्म हमको इस दोनों के लिए देना है। तो वैसी स्थिति में ये 23 को फॉलो किया, ठीक है, बट इस पोसेसिव फॉर्म के लिए हमने कहा कि फर्स्ट पर्सन को फर्स्ट प्रीफरेंस देना है, सेकेंड पर्सन को सेकेंड प्रीफरेंस देना है, थर्ड पर्सन को थर्ड प्रीफरेंस देना है। चूंकि इसमें फर्स्ट पर्सन नहीं आया हुआ है, इसलिए
हम दूसरा प्रेफरेंस किसको देते थे, यू। तो यू के हिसाब से योर टास्क यहां पर होगा, यू के हिसाब से पोसेसिव फॉर्म योर हो जाएगा। जैसे अब फिर तीसरा एग्जाम्पल लें, राम एंड ही हैव डन देयर वर्क। क्या कर रहे हैं यहां पर, यहां हम देख रहे हैं कि मोर देन वन पर्सनल प्रोनाउन आया हुआ है, बट ये कर दें सी एंड ही कर दें, ज़्यादा स्पष्ट होगा। तो ये भी थर्ड पर्सन का है, ये भी थर्ड पर्सन का है। अब हम चूंकि ये दोनों थर्ड पर्सन का है और इनके लिए हमको कॉमन पोसेसिव फॉर्म देना है, तो ये कॉमन पोसेसिव फॉर्म भी थर्ड पर्सन का होगा, प्लूरल फॉर्म जो है वो देयर होगा यहाँ पर। तो ये सेंटेंस हमारा जो है वो सही है। नाउ अब अगला पॉइंट इसमें देखिए, ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 3, when two singular personal pronoun from third person, क्या हो, दो सिंगुलर पर्सनल प्रोनाउन हो थर्ड पर्सन का, रेफरिंग मैस्कुलिन एंड फेमिनिन जेंडर्स, दोनों हो, आर कनेक्टेड टुगेदर विथ एंड, क्या हो, एंड से वो जुड़ा हुआ हो, और ए पोसेसिव फॉर्म ऑफ द पर्सनल प्रोनाउन will be according to the masculine gender। इसको समझिए, एग्जाम्पल मैं दूंगा तो और ज़्यादा क्लियर होगा। क्या कहा गया, दो सिंगुलर पर्सनल प्रोनाउन आया हुआ हो, कहाँ से, थर्ड पर्सन से, थर्ड पर्सन का दो सिंगुलर पर्सनल प्रोनाउन हो, जिसमें से एक जो है वो मैस्कुलिन जेंडर वाला हो और दूसरा क्या हो, फेमिनिन जेंडर का हो, एक स्त्रीलिंग है और एक पुल्लिंग है, दोनों कनेक्टेड टुगेदर है एंड से, और उसके लिए कॉमन पोसेसिव फॉर्म का प्रयोग किया जाना है। तो वहाँ पर क्या होगा, जो मैस्कुलिन जेंडर वाला प्रोनाउन है उसके हिसाब से आपको उसका पोसेसिव फॉर्म देना है। जैसे ही एंड, सॉरी ये एंड जो है मेरे दिमाग में और होना चाहिए, यहाँ पर और से जुड़ा हुआ हो। तो ही और सी हैज परफॉर्म्ड हीज हर टास्क। सपोज ये सेंटेंस दिया हुआ है, तो ये क्या है भाई,
ही थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, सी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, ये दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं और से, और हमको यहाँ पर इस दोनों के लिए कॉमन पोसेसिव फॉर्म देना है। तो हमारे पास एक डायलेमा की स्थिति होगी, एक पॉइंट ऑफ चॉइस होगा कि हम क्या करें, यहाँ पर हीज का प्रयोग करें या हर का प्रयोग करें, इसके हिसाब से करें या इसके हिसाब से करें। तो हमने कहा कि अगर ऐसी दुविधा की स्थिति हो कि जहाँ थर्ड पर्सन का पर्सनल प्रोनाउन आया हुआ हो, दोनों सिंगुलर नंबर का हो, एक मैस्कुलिन जेंडर को रिप्रेजेंट कर रहा हो, एक फेमिनिन जेंडर को रिप्रेजेंट कर रहा हो, तो वैसी स्थिति में अगर उनके लिए कॉमन पोसेसिव फॉर्म देना है तो आपको हिंदुस्तान में जैसे पुरुष प्रधान देश है भारत, पुरुषों की प्रधानता है, इसलिए जो पुरुष वाला है, मैस्कुलिन जेंडर वाला है, उसके हिसाब से आप यहाँ पर इसका सिलेक्शन करेंगे, इसका सिलेक्शन नहीं करेंगे। तो 3 बातें हुई महत्वपूर्ण कि जब एक से ज़्यादा पर्सनल प्रोनाउन होगा तो उनको अरेंज करना है सेंटेंस में रूल 231 के अंतर्गत। सेकेंड पर्सन वाले को पहले लिखेंगे, फिर थर्ड पर्सन वाले को, फिर फर्स्ट पर्सन वाले को। अब अगर उनके लिए कॉमन पोसेसिव फॉर्म देना है तो हम क्या करेंगे, 123 का फॉर्मूला वहाँ पर होगा। फर्स्ट प्रेफरेंस फर्स्ट पर्सन को देंगे, सेकेंड पर्सन को सेकेंड प्रेफरेंस देंगे और थर्ड पर्सन को लास्ट प्रेफरेंस देंगे। उसको आपने एग्जाम्पल से समझा। फिर तीसरी बात ये बताई गई कि थर्ड पर्सन का ही पर्सनल प्रोनाउन हो, एक मैस्कुलिन जेंडर और एक फेमिनिन जेंडर हो, और उनके लिए कॉमन पोसेसिव का प्रयोग करना हो, तो मैस्कुलिन जेंडर वाले के हिसाब से आपको वहाँ पर कॉमन पोसेसिव फॉर्म का प्रयोग करना है। एक चौथा पॉइंट, ये भी इक्वली इम्पॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको आप जानिए, ये भी बार बार पूछा जाता है। चौथा पॉइंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ये बार बार पूछा जाने वाला पॉइंट है, इसको समझिए कि when one one is used as a subject in a sentence, तो the use of his after it makes a sentence incorrect। क्या होता है, ये बहुत बार पूछा जाता है इस पर कि वन, अगर ये वन शब्द किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में आया हुआ हो और उसके बाद उसके पोसेसिव के रूप में हीज का प्रयोग कर दिया जाता है, जो गलत होता है। जैसे वन शुड नॉट वेस्ट हीज टाइम। ये बड़ा अच्छा लगेगा, इस तरह का सेंटेंस लिखने में कोई तकलीफ आपको अमूमन नहीं होगी, लेकिन ये सेंटेंस गलत है। क्या गलती हुई है भाई, यहाँ इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है वन और
इसका हम पोसेसिव फॉर्म दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, हीज। हीज हम उसका पोसेसिव फॉर्म दे रहे हैं, तो वो गलत है। क्या होगा, इन दिस केस once is the correct possessive form। खूब पूछा जाता है ये सवाल कि ये सेंटेंस तो इनकरेक्ट हो गया था, इसको सही करना हो तो क्या लिखेंगे भाई, वन शुड नॉट वेस्ट। ये कभी हीज मत लिखिएगा, यहां लिखिएगा वंस टाइम। इसका पोसेसिव जो होगा वो वंस होगा, वो हीज नहीं होगा। हीज लिखिएगा तो गलत होगा, वंस जो है इसका पोसेसिव फॉर्म सही फॉर्म है ये। तो ये चर्चा हुई आपको पर्सनल प्रोनाउंस की। नाउ नेक्स्ट वेराइटी प्रोनाउन की, वो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और मैं यहाँ पर दो की चर्चा एक साथ करने जा रहा हूँ, एक रिफ्लेक्सिव और दूसरा एम्फैसाइजिंग। दो की चर्चा मैं एक साथ करने जा रहा हूँ, इसके पीछे कारण है। रिफ्लेक्सिव और एम्फैसाइजिंग दो की मैं चर्चा कर रहा हूँ। तो ये कारण क्या है भाई, इसका कारण ये है कि बोथ द प्रोनाउंस, मतलब हम रिफ्लेक्सिव कहें या एम्फैसाइजिंग कहें, आर दी सेल्फ फॉर्म ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। बहुत ध्यान से देखिए इसको, क्या कहा गया कि हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की बात करें चाहे एम्फैसाइजिंग प्रोनाउन की बात करें, ये दोनों जो प्रोनाउन हैं, ये दोनों अलग अलग प्रोनाउन हैं, लेकिन इनकी मैं एक साथ चर्चा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये दोनों जो है देखने में एक जैसे होते हैं, इनका रूप एक जैसा होता है। जैसे बाली और सुग्रीव को पहचान करने में श्री राम को बहुत तकलीफ हो रही थी और लास्ट में उनको माला पहनाना पड़ा था सुग्रीव के गले में, ताकि वो डिफ्रेंशिएट कर सकें बाली और सुग्रीव के बीच में। तो सेम यही कहानी है, ये रिफ्लेक्सिव और एम्फैसाइजिंग के रूप में आपको कोई डिफरेंस नज़र नहीं आएगा, दोनों बिल्कुल एक जैसा है, क्योंकि ये दोनों क्या है भाई, सेल्फ फॉर्म ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। मतलब अब ये सेल्फ फॉर्म क्या हुआ, सेल्फ फॉर्म हुआ पर्सनल प्रोनाउन प्लस सेल्फ या सेल्फ्स। सिंगुलर हो तो सेल्फ और प्लुरल हो तो एफ इंडिंग वर्ड के बारे में आपको बताया जा चुका था नाउन के समय, नाउन और नंबर की बात जब हो रही थी कि एफ को हटाते हैं, भी को बैठाते हैं और ईएस लगा देते हैं, प्लुरल फॉर्म हो जाता है वो। तो अगर पर्सनल प्रोनाउन के साथ सेल्फ या सेल्फ्स लगा हुआ हो तो क्या होगा भाई, इज इक्वल टू वो रिफ्लेक्सिव भी होगा और या एम्फैसाइजिंग भी होगा। वो बाली भी हो सकता है, वो सुग्रीव भी हो सकता है, उसको आप रूप देख के दोनों में अंतर नहीं कर सकते हैं।
It is just not possible to differentiate between these two on the basis of their form. They are similar in form. रूप में, देखने में वो बिल्कुल सिमिलर हैं। जैसे हम कहें अगर कि माई सेल्फ, हम कहें योर सेल्फ्स, हम कहें हर सेल्फ, दिस इज सेल्फ फॉर्म। इसी को हम सेल्फ फॉर्म कहेंगे, चाहे सेल्फ लगा हुआ हो चाहे सेल्फ्स लगा हुआ हो, इसको हम कहते हैं। ये पर्सनल प्रोनाउन है, केस चार्ट में आप देखिएगा तो आपको मिलेगा। ये भी पर्सनल प्रोनाउन है, ये भी पर्सनल प्रोनाउन है। तो हर प्लस सेल्फ, योर प्लस सेल्फ्स, माई प्लस सेल्फ, सब में सेल्फ लगा हुआ है। दिस इज कॉल्ड सेल्फ फॉर्म ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। अब ये क्या होगा भाई, ये रिफ्लेक्सिव भी हो सकता है और ये एम्फैसाइजिंग भी हो सकता है। ये एम्फैसाइजिंग, ये बाली भी हो सकते हैं, ये सुग्रीव भी हो सकते हैं। तो पहचानेंगे कैसे? बाली को मारना है तो उसकी पहचान कैसे होगी, उसकी चर्चा आगे होगी। लेकिन अभी हमको ये देखना है कि इनकी हम एक साथ चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि ये देखने में एक जैसे होते हैं। दोनों जो होता है वो सेल्फ फॉर्म ऑफ पर्सनल प्रोनाउन होता है। दूसरी बात, when the self form of personal pronoun works as an object, बहुत ध्यान से समझिए, it is called reflexive pronoun। क्या कहा गया कि जब सेल्फ फॉर्म पर्सनल प्रोनाउन का क्या हो, ऑब्जेक्ट का काम करे किसी सेंटेंस में। आप जानते हैं कि प्रोनाउन ऑब्जेक्ट का काम करता है, प्रोनाउन सब्जेक्ट का काम करता है, प्रोनाउन कॉम्प्लीमेंट का काम करता है। यही 3 काम करता है, इसके अलावा चौथा काम उसका नहीं होता है। तो अगर सेल्फ फॉर्म ऑफ पर्सनल प्रोनाउन किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहा हो, मतलब कि सब्जेक्ट के द्वारा किए जाने वाले काम का असर उस पर पड़ रहा हो, तो वैसा जो सेल्फ फॉर्म होगा उसको हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहेंगे। जैसे he killed himself, ये सेंटेंस दिया हुआ है। बिल्कुल इससे स्पष्ट हो जाएगा कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है। आप फिर एक बार मैं कहूँगा कि इसके नाम पर चलिए। रिफ्लेक्सिव ये बना हुआ है रिफ्लेक्शन शब्द से, और जो साइंस के विद्यार्थी हैं, मैं साइंस का विद्यार्थी नहीं हूँ, पर जो साइंस के विद्यार्थी हैं वो जानते हैं रिफ्लेक्शन क्या होता है। कि किसी आधार से टकराकर, किसी सतह से टकराकर कोई प्रकाश की किरण जब वापस अपने स्रोत के तरफ आ जाती है, लौट के फिर स्रोत पर पहुंच जाती है, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। तो ये रिफ्लेक्स यहाँ पर भी क्या हुआ है, इसने काम किया मारने का और मर गया खुद, इसका असर इस पर ही हो गया। दिस इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन।
तो आज की चर्चा मैं यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। आगे जो है और इसकी चर्चा होगी एम्फैसाइजिंग वगैरह की। आप लोग ध्यान से वीडियो देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोट कीजिए, बार बार उसको पढ़िए और समझिए। धन्यवाद। गुड नाइट, गुड बाय।